दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी मुद्दे की बात है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और वो सत्ता में कैसे आ सकती है। इस पर हम कुछ विकल्पों पर कुछ कयास लगाएंगे, कुछ चर्चाएं करेंगे। जैसे कि देश की हवा में जो बातें तैर रही हैं, या मैं भी ऐसा मानता हूँ, बहुत सारे बुद्धिजीवी ऐसा मानते हैं। तो दोस्तों, राजनीति का मतलब क्या है? राजनीति का मतलब होता है राज करने की नीति, यानी कुर्सी की प्राप्ति, और वो किसी भी तरीके से की जाए, कोई भी फैसले या गठबंधन करके की जाए, या कोई और जो भी राजनीति में हथकंडे अपनाए जाते हैं वो सब अपनाए जाते हैं। हर राजनीतिक दल अपनाता है, क्योंकि हर एक किसी को चाहिए कुर्सी, सत्ता। तो दोस्तों, राजनीति का मतलब सत्ता, कुर्सी है। और उसके लिए जो लोग कहते हैं ना, उस पार्टी का ये सिद्धांत है, उसका ये सिद्धांत है, उसका ये सिद्धांत है। राजनीति में कोई सिद्धांत नहीं होता। जिस तरीके से, जिन तौर तरीकों से, चाहे वो अच्छे तौर तरीके हों चाहे घटिया तौर तरीके हों, सत्ता की प्राप्ति हो सके, उसको ही राजनीति कहते हैं। और ऐसा ही आप भारत की राजनीति का इतिहास उठाकर देख लीजिए, समय समय पर ऐसा ही होता रहा है। दोस्तों, कई दशक तक कांग्रेस पार्टी का भारत में एक छत्र राज्य रहा। कई दशक तक, 6-7 दशक तक, कम से कम 6 दशक यानी लगभग 60 साल कांग्रेस का देश में एक छत्र राज रहा। और उनकी राजनीति के आगे कोई टिक नहीं पाता था। लेकिन इमरजेंसी के बाद कुछ ऐसे हालात हुए, कुछ जाने अनजाने, इंदिरा सरकार से या इंदिरा जी से या कांग्रेस सरकार से, इमरजेंसी के दौरान कुछ ऐसे गलत फैसले हुए जिसके चलते पूरी देश की जनता एक तरीके से उनके खिलाफ हो गई और उनको 1977 के चुनाव में भारी हार का मुंह देखना पड़ा। यहाँ तक कि स्वयं इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी तक चुनाव हार गए। तो कांग्रेस ने उससे बहुत कुछ सीखा। उसके बाद की क्या राजनीति है, उसमें जाऊंगा तो पूरा उपन्यास बन जाएगा, लेकिन मैं ब्रीफ में ये बताना चाहता हूँ कि भारत की राजनीति में जितने भी दल हैं वो सब कांग्रेस की शाखाएं हैं। जितने भी आपको भारत की राजनीति में राजनीतिक दल दिखाई देते हैं वो सब लगभग कांग्रेस पार्टी की ही शाखाएं हैं। और यह भी सच है कि लंबे समय से, दशकों से, पार्टी से कितने ही बड़े नेता नाराज होकर अलग होते रहे और अपनी पार्टी बनाते रहे। और उनकी संख्या जो कांग्रेस से टूटकर राजनीतिक दल बने, 2 दर्जन से भी ज़्यादा है। लेकिन उतने विस्तार में जाने की ना ज़रूरत है, ना हम जाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है, कई बुद्धिजीवियों का भी मानना है, कि राजनीति में कुछ भी ना तो असंभव है और असंभव को भी संभव करके दिखाया जाता है। और कई बार ऐसा हुआ है कि 1984 के चुनावों में भाजपा के सिर्फ 2 लोकसभा सदस्य जीते थे और 2 से वो आज 302 लोकसभा सदस्यों वाली पार्टी है। तो असंभव कुछ भी नहीं, बस सिस्टम से चलने की ज़रूरत होती है, प्लानिंग से चलने की ज़रूरत होती है। जिस पार्टी की प्लानिंग गड़बड़ा जाए, जिसका संगठन गड़बड़ा जाए, जिसका सिस्टम गड़बड़ा जाए और जिसके नेता दूरदृष्टि ना रखें, तो वो पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती है, जैसा कि कांग्रेस के साथ हुआ। अब दोस्तों, मैं जो कहना चाह रहा हूँ मुख्य रूप से, कि आज भी एक फार्मूला है जो कांग्रेस को पुनः सत्ता में ला सकता है। और वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला ये है कि विपक्षी दल सारे, जो अभी 26 या 28 दल तो इंडिया गठबंधन के तहत
इकट्ठे हो चुके हैं, उन्होंने इकट्ठे होकर लोकसभा का चुनाव लड़ने का तय किया है और 1 to 1 एक के सामने, भाजपा के एक उम्मीदवार के सामने सारी विपक्षी दलों का एक उम्मीदवार खड़ा करने का उन्होंने फैसला लिया है। लेकिन इसमें एक काम और हो सकता है जो कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर सकता है। जब इंडिया गठबंधन बन सकता है, देश के 26 या 28 दल इकट्ठे होकर भाजपा के खिलाफ मोर्चा बना सकते हैं, तो दोस्तों जो कांग्रेस से टूटकर अलग दल बने, जिनके साथ सिद्धांत कांग्रेस वाले ही रहे हैं, उनकी नीतियां कांग्रेस वाली ही रही हैं, वही सिद्धांत रहे हैं, तो क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को एक प्रयास ये नहीं करना चाहिए कि वो जो कांग्रेस से टूटकर जो अलग दल बने हैं, पहले उनको इकट्ठा करें, कांग्रेस के कुनवा को इकट्ठा करें और एक मजबूत कांग्रेस बनाएं। मजबूत जो कांग्रेस बनेगी तो जो बाकी विपक्षी दल हैं वो भी कांग्रेस की छतरी की तरह बड़ी आसानी से आ जाएंगे और वो कोई भारी भरकम मांगे भी नहीं उठा पाएंगे और कांग्रेस के साथ वो बड़े प्यार से चल सकते हैं। तो वो फार्मूला क्या है? मैंने कहा कि देखिए, जो सब जानते हैं, या हो सकता है कि जो नया यूथ है, जो 20, 25, 30 साल का जो युवा है, वो ये सब बातें ना जानता हो, लेकिन ये सब जानते हैं कि जो ममता बनर्जी है वो 2000 या 1998 के आसपास कांग्रेस से अलग हुई थी। मेरा कहने का मतलब है कि तृणमूल कांग्रेस का ही हिस्सा थी और वो कांग्रेस से टूटकर ही अलग बनी। तो ममता की जो तृणमूल कांग्रेस है वो, उसका विलय कांग्रेस में हो जाए। जो आंध्र प्रदेश के जगन रेड्डी हैं, जो उनकी पार्टी है YSR कांग्रेस, उनका तो नाम ही कांग्रेस के नाम पर है अब भी, तो जगन रेड्डी को भी ये कांग्रेस के साथ मिला लें, क्योंकि वो कांग्रेस का ही हिस्सा रही है, कांग्रेस से ही टूटकर गई है। कुछ और पार्टियां हैं ऐसी, NCP, जिसके सर्वा शरद पवार जी हैं। शरद पवार जी भी कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं और कांग्रेस की सरकार में रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, यानी कई विभागों को संभालते रहे हैं। कई बार तो वो प्रधानमंत्री पद तक के दावेदार थे। तो जब सारे एक हो ही रहे हैं, इंडिया गठबंधन बन रहा है, तो कम से कम जो कांग्रेस से टूटे हुए दल हैं वो एक जगह आ जाएं, तो वो उससे कांग्रेस बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकती है और उससे इकट्ठे होने से सारे मजबूत होंगे और उनके हित भी सधेंगे और सत्ता में आने की उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। तो मैंने NCP का कह दिया, ममता बनर्जी का कह दिया, और यदि हम और पीछे जाएं तो आपको मालूम होना चाहिए जो ताऊ देवीलाल का जो परिवार है, पहले वो भी कांग्रेस में ही था, उनके बड़े भाई भी कांग्रेस में ही थे, तो वो भी कांग्रेस से ही निकले हुए लोग हैं। मैं नहीं जानता कि ऐसा संभव है या नहीं, लेकिन ताऊ देवीलाल का परिवार भी कांग्रेस से ही निकला है, तो वो भी इकट्ठे कांग्रेस के साथ विलय कर सकते हैं, कर लेना चाहिए जो देश की राजनीतिक परिस्थितियां हैं। फिर एक पार्टी आती है, चौधरी चरण सिंह के बारे में आप सब जानते हैं, वो प्रधानमंत्री भी रहे और उन्होंने BKD पार्टी बनाई थी, भारतीय क्रांति दल। तो मेरा कहने का मतलब है, जो आज चौधरी चरण सिंह का पोता जो जिस पार्टी को चला रहा है, वो भी कांग्रेस से ही निकले हुए लोग हैं। और आपको बता दूं कि BKD में भारतीय क्रांति दल में मुलायम सिंह यादव भी उस चीज़ के साथ जुड़े हुए थे, वो भी चौधरी चरण सिंह के साथ जुड़े हुए थे। तो उस लिहाज से मुलायम सिंह जी भी उसी उससे आते हैं, कांग्रेस की ही जो मैं लाइन बता रहा हूँ कि उसी में से निकले हुए हैं।
चौधरी चरण सिंह भी कांग्रेसी होते थे और चौधरी चरण सिंह के साथ ही मुलायम सिंह भी राजनीति कर रहे थे, उनको भी उस तरीके से कांग्रेस का ही अंग माना जा सकता है। उस तरीके से सपा का भी कांग्रेस में विलय हो जाना चाहिए या कांग्रेस को कर लेना चाहिए। फिर एक पार्टी छत्तीसगढ़ की थी, अब उसमें बहुत वो अजीत जोगी ने बनाई थी, जो वहाँ के अजीत जोगी मुख्यमंत्री भी रहे थे छत्तीसगढ़ के, और उन्होंने अपनी कांग्रेस बनाई थी। तो अब भी है वो पार्टी, लेकिन अजीत जोगी जी के निधन के बाद उसमें इतना दम नहीं है, लेकिन उसको भी अपने साथ मिलाया जा सकता है चूँकि वो भी कांग्रेस के नेता रहे हैं। हरियाणा विकास पार्टी भी कांग्रेस में से निकली थी, चौधरी भजनलाल ने बनाई थी, जबकि चौधरी भजनलाल जो है कई बार कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने हरियाणा में सत्ता संभाली थी। हालांकि हरियाणा विकास पार्टी का फिर कांग्रेस में विलय हो गया, लेकिन गुटबाजी के तहत कुलदीप सिंह कांग्रेस को छोड़ गए और भाजपा में चले गए हैं। तो उनको भी साथ लाया जा सकता था या लाया जा सकता है यदि ऐसे प्रयास किए जाएं तो। फिर एक बड़ी पार्टी रह जाती है, मैंने सपा का भी उदाहरण दे दिया, फिर रह जाती है बसपा। बसपा यानी मायावती, जो बसपा की सुप्रीमो हैं, सर्वे सर्वा हैं। तो बसपा कांग्रेस का तो हिस्सा नहीं रही, कांग्रेस से टूटकर तो नहीं बनी, लेकिन इतना तय है कि जो ये पार्टी बसपा है, जो दलित पिछड़ों की जो पार्टी है, ये पहले सारा दलित कांग्रेस के साथ जुड़ा होता था, और कांग्रेस जिनके दम पर सत्ता में रहती थी वो गठजोड़ था ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम। बाकी अन्य दल तो अन्य जातियां मिलती रहती थी, लेकिन मुख्य था ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम, और साथ में अन्य दल जुड़ जाते थे। तो इस तरीके से ये तो कोर वोट बैंक भी रहा है कांग्रेस का, दलित समुदाय। और उस नाते बसपा कांग्रेस का हिस्सा नहीं रही, कांग्रेस से न टूट के बनी है, लेकिन कांग्रेस के ही समर्थक देश के दलित रहे हैं। तो उस नाते यदि बड़ा दिल करके कांग्रेस नेतृत्व मायावती को साथ ले आती है किसी भी रूप में, सपा को साथ ले आती है किसी भी रूप में, मैं फिर कह रहा हूं कि ये कांग्रेस के ही वोट बैंक रहे हैं। तो यदि ये कांग्रेस ये सब करने में सक्षम हो जाती है तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा को 2024 के चुनावों में हराया ना जा सके और कांग्रेस सत्ता में ना लौट सके। तो दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि यदि कांग्रेस अपने छिटके हुए साथियों को या कांग्रेस से निकले हुए दलों को या कांग्रेस के जिन नेताओं ने मतभेदों के कारण कांग्रेस से हटकर अपने अपने दल बना लिए थे, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वो एनसीपी के शरद पवार हों, चाहे जगन रेड्डी हों, और भी कई नेता हैं ऐसे, और कई छोटे मोटे दल हैं। मैंने बताया ना कि दो दर्जन से ज़्यादा ऐसे दल हैं। तो कांग्रेस यदि इस मुद्दे पर कोई होमवर्क करे और सारे लोगों को बताए कि भई आप कांग्रेस का हिस्सा रहे हैं, आप कांग्रेस के सिद्धांतों पर काम करने वाले हैं, कांग्रेस के मूल सिद्धांतों को ही आप आज भी मानते हैं, तो क्यों न भाजपा के खिलाफ इकट्ठा होकर एक मजबूत कांग्रेस का निर्माण करें और भाजपा को हराना उनके लिए फिर आसान काम हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब है, आप लोग सोचेंगे कि क्या ये संभव है? क्या ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ विलय कर सकती है? क्या शरद पवार कांग्रेस के साथ विलय कर सकती है? या जगन रेड्डी क्या कांग्रेस के साथ पुनः विलय कर सकते हैं? बड़ा असंभव सा लगता है। लेकिन दोस्तों, राजनीति में असंभव कभी भी कुछ भी नहीं रहा। जब सत्ता में आने के लिए 2 सांसद वाली भाजपा एनडीए बनाकर, एनडीए का कुनवा बनाकर कांग्रेस को परास्त कर सकती है, तो कांग्रेस क्यों नहीं उसी फार्मूले को आजमा कर, उस फार्मूले पर चलकर और अपने बिछड़े हुए
नेताओं और दलों को कांग्रेस में विलय करके क्यों नहीं भाजपा को चित कर सकती। जो मैं कह रहा हूं निश्चित रूप से ये असंभव सा लगता है, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, गणित का खेल है, और गणित में नंबर बनाने के लिए और विजय पाने के लिए कोई भी फार्मूला कभी भी तय किया जा सकता है। और मेरा मानना है कि यदि ये दल सब मिलकर, जो कांग्रेस के छिट के दल हैं, एक झंडे के नीचे आ जाएं, और बाकी तो इंडिया गठबंधन के साथ दल हैं ही हैं, लेकिन मेरा मेन मकसद ये है कि कांग्रेस के जो गए हुए नेता हैं, कांग्रेस से जो निकले हुए दल हैं, वो कांग्रेस से मिल जाएं, तो कांग्रेस जो है हमेशा के लिए फिर नए सिरे से बहुत मजबूत हो जाएगी। और यदि कांग्रेस दलितों को, पिछड़ों को, मुस्लिम को, सबको एक साथ लेकर चलने का एक फार्मूला तय कर ले, तो कांग्रेस पुनः सत्ता में लौट सकती है। तो दोस्तों, मैंने जो कहा कुछ लगता तो असंभव सा है, लेकिन राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं है। तो ये था मेरा आज का मुद्दा। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।